दोस्तों नमस्कार। इस समय यूपी में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है यूपी में और 9 सीटों पर कार्यक्रम घोषित हो चुका है। और हम इस वक्त मुजफ्फरनगर ज़िले के मलिकपुरा गांव में हैं और ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र पड़ती है जो आती बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में है। और हमारे साथ आज यहाँ के चुनाव पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी उपस्थित हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हम यहाँ आज चर्चा करेंगे कि मीरापुर जो सीट है वो बेसिकली चंदन चौहान की विधानसभा सीट थी। चंदन चौहान विधानसभा चुनाव में जीते थे यहाँ पर और आरएलडी का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, बीजेपी को हराया था उन्होंने यहाँ। और चंदन चौहान अब लोकसभा चुनाव में 2024 के चले गए बिजनौर और बिजनौर से वो आरएलडी के सिंबल पर लड़े और गठबंधन में चुनाव जीत करके लोकसभा चले गए। जी जी। अब यहाँ उनके इस्तीफे से खाली हुई थी ये सीट मीरापुर। तो इस समय हम यहाँ मलिकपुरा गांव में मौजूद हैं। ये वही गांव है जहाँ से 2013 में जहाँ के 2 लड़कों की हत्या, मामा भांजे थे गौरव और सचिन, जिनकी हत्या कवाल गांव में हो गई थी। और उसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर में दंगे भड़क गए थे और उन दंगों की जो लहर है वो पूरे देश में गई थी उस समय। तो आपने उसको कवर किया था पूरे को, मुजफ्फरनगर दंगे को। तो क्या घटनाक्रम था वो, बेसिकली हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि तब क्या हुआ था और अभी यहाँ क्या माहौल है। डॉक्टर साहब, ये लगभग 11 साल पहले की घटना है जी। और चूँकि ये ये हम जहाँ खड़े हैं ये वही प्रांगण है मलिकपुरा गांव का, जहाँ लगभग 3 महीने पूरा पुलिस फोर्स का डेरा रहा। ये वही प्राइमरी स्कूल है, वही प्रांगण है और ये सामने देखो गांव है। हालांकि 11 साल में बहुत आमूल जो परिवर्तन आया। अभी यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है कि भाई जैसा माहौल उस समय क्रिएट किया गया, जो दंगा हुआ था, ऐसा अब तो नहीं है। अब चारों ओर सुख शांति है, सब लोग शांत भी हैं। ये 27 अगस्त 2013 की घटना है। एक शहनवाज शहनवाज थे यहाँ कवाल गाँव में। तो जब सचिन और गौरव तो हालांकि यहाँ गाँव में थे, तो सचिन की बहन वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी, तो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। जैसे उसने बताया तो उन्हें गुस्सा आ गया और घटना भी असल में ऐसा हुआ था कि लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऐसा लगा कि कई बार उसके साथ में ऐसी घटना हुई है छेड़छाड़ की। जब उसने बताया तो इनसे रहा नहीं गया। जब ये वहाँ गए तो वो शाहनवाज नाम का लड़का था, वो इनसे उलझ गया। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह घटना क्यों की गई, तो उसने उल्टे इन पर हमला कर दिया और वहाँ ज़बरदस्त बवाल हुआ, हमला हुआ। तो उसमें सचिन, जब हमला शहनवाज पर हुआ तो फिर उनके लोग आए, शहनवाज के कवाल के बहुत सारे लोग आए जो आपराधिक तत्व थे और उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। जब दोनों की हत्या हुई तो फिर पंचायत का दौर शुरू हुआ। यही कवाल गांव के पास में नंगला मदोड़ गांव पड़ता है। नंगला मदोड़ में बड़ी पंचायत, नंगला मदोड़ में इंटर कॉलेज है, उसके कैंपस में पंचायत थी। तो पंचायत का मकसद ये था कि भाई दोनों समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग आए और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया कम से कम उन्हें न्यान्ति दे। ऐसा नहीं होना चाहिए और गांव गंवाड़ में ये सब घटना ठीक नहीं होती, नहीं तो खून खराबा होगा। तो वहाँ वो फिर पंचायत, फिर वहाँ भड़का हुई, फिर वो मामला बदल गया और देखते देखते मुजफ्फरनगर दंगों की चपेट में चला गया। हमारे साथी थे IBN में, वो चैनल में वो फोटो जर्नलिस्ट थे। खालापार में जब वो थे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनकी हत्या भी हो गई थी, गोली मार दी थी। बहुत सारा बवाल हुआ उसमें, बड़ा बवाल हुआ। और यहाँ तो पूरी पुलिस फोर्स थी उस समय, पूरे कवाल की गलियों में पुलिस फोर्स थी। दंगा फैल गया था उस वक्त। और उसमें हमें याद है कि बड़े पैमाने पे जो ऐसे गांव थे जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम थी, वहाँ से लोग पलायन भी कर गए थे और जगह जगह शरणार्थियों के लिए कैंप उस समय सरकार ने लगाए थे और उन कैंपों में लगभग 50-60 हज़ार लोग उन कैंपों में रह रहे थे उस दौरान, दंगे के दौरान। कैंपों में रह रहे थे। दरअसल क्या था कि जब नंगला मदोड़ में पंचायत रखी गई तो पंचायत में बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लोग आ रहे थे। कुछ अपने ट्रैक्टरों से, बसों से आ रहे थे। कई जगह ऐसी घटना हुई, ऐसी अफवाह फैली कि भाई यहाँ कव्वाल में चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं हजारों लोग। ऐसी अफवाह फैलाई गई। तो उसमें क्या हुआ, जैसे मंसूरपुर के पास में पुरबालियान गांव है, तो वहाँ कुछ लोगों ने जो बुजुर्ग आ रहे थे उन पर हमला बोल दिया। बहुत सारे लोगों के सिर फूट गए। वहाँ PSC थी। हालांकि उसके बाद ऐसी बहुत सारी घटना हुई, जोला नहर पे हुई, जोला नहर पे हुई। में हुई। मतलब वो जो नंगला मदोड़ पंचायत से जब भीड़ निकली थी
तो जिन जिन गांवों से वो गुजरती चली गई, मुजफ्फरनगर की बसावत कुछ ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स्ड है, सड़कों के किनारे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, तो जहाँ जहाँ से वो भीड़ गुजरती चली गई वहाँ वहाँ टकराव होते चले गए दोनों समुदायों में, और फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि 60,000 से ज़्यादा लोग शरणार्थी कैंपों में थे उस समय। कई महीने तक इस दंगे की आंच रही थी ज़बरदस्त, और उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी उस दंगे के बहुत सारे आरोपी छूट चुके हैं, और उस समय हमने देखा कि नंगला मंदोड़ की जो पंचायत थी उसके बाद तो फिर आरोपियों में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम पॉलिटिकल फिगर्स भी थी। संगीत सोम उसके आरोपियों में थे, सुरेश राणा उसके आरोपियों में थे, संजीव बालियान उसके आरोपियों में थे। इधर देखें तो कादिर राणा उसके आरोपियों में थे, आमिर आलम का नाम नवाजिश आलम का नाम सुर्खियों में रहा। और तब ये भी चर्चा हुई कि साहब आजम खान साहब ने उसमें एक दखलंदाजी की, और ठीक घटना के ठीक बाद कवाल गांव में जिन लोगों को उस समय के डीएम सुरेंद्र सिंह ने और एसएसपी मंजिल सैनी थी, उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा था उस समय, तो ऐसा कहा जाता है, पब्लिक डोमेन में ऐसी बात थी कि आमिर आलम और आजम खान ने वो एक दबाव बनाया, और उस दबाव के बाद उन लोगों को छोड़ना पड़ा जिनको अरेस्ट कर लिया था। और ऐसा बताते हैं कि शुरुआत में जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन लोगों में जो मुलजिम थे उस घटना के, जिन्होंने सचिन गौरव की हत्या की थी, वो थे। और वो जब उनको छोड़ दिया गया तो बताते हैं कि उसके बाद आक्रोश ज़्यादा भड़का। खैर वो एक पुराना किस्सा है। नहीं राणा जी, ना नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल यही था कि जो आरोपी पकड़ लिए गए थे, मंजिल सैनी यहाँ उस समय एसएसपी थी और सुरेंद्र सिंह डीएम थे, और उनका यहाँ जिले में जो तबादला भी उसका तबादला हुआ था बाद में, और उन दोनों की यहाँ लोकप्रियता भी थी। तो उन्होंने जो गांव के यहाँ सम्रांत लोग थे उन्हें बता दिया था कि ये लोग आरोपी थे। तो इन्हें आमिर आलम ये भी आरोप लगा कि भाई आजम खान साहब ने जो है सिपाहिश की है, धमकाया है उन्हें, और जब इन्होंने नहीं छोड़ा तो कुछ छोड़ दिए थे, फिर दोनों के तबादले हो गए थे। तबादला होने के बाद ज़्यादा लोगों में आक्रोश हुआ, और हालांकि अब तो फिर बाद में ये भी कहा जाने लगा, जिस तरह जो उस समय आरोपी थे, भाई नंगला मदोड़ में जिस मकसद से पंचायत बुलाई गई थी, एक ऐसी अफवाह फैलाई गई कि वो फिर ऐसा मैसेज दिया गया कि पंचायत नहीं हो रही, वहाँ पे हमला करने की तैयारी है। इसीलिए लगातार उन पर हमले होते लगे, और जैसे हमले हुए तो नंगला मदोड़ तक आते आते लोग इतना आक्रोशित हो गए कि वो पंचायत फिर जो है पंचायत नहीं रही वहाँ। तो बस फिर ये हुआ कि जो भी लोग बोलते थे, जब संजीव बालियान तो उस समय नहीं थे, इस पंचायत में नहीं थे, लेकिन संजीव बालियान संगीत सोम थे, विक्रम सैनी थे, सुरेश राणा थे, और यहाँ और बड़े रालोद के कई बड़े नेता थे जो बड़े आक्रोशित, हुकम सिंह थे, उन्होंने बड़ा आक्रामक बोला और लोगों को भड़काने का काम किया। हालांकि अब हम जब देखते हैं तो इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, और किसी पर कोई, इनमें से अधिकांश लोग रासुका विक्रम सैनी जेल गए थे, नहीं संगीत सोम जेल गए थे, रासुका लगी, सुरेश राणा के ऊपर रासुका लगी, संजीव बालियान भी जेल गए थे, विक्रम सैनी पे रासुका लगी, जेल गए थे, रासुका लगी थी, तो रासुका लगी, लेकिन सबको बरी कर दिया गया। अब तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी का ऐसा षड्यंत्र था, वो अफवाह जो फैली है रात में, वो एक पार्टी के द्वारा फैलाई गई। और आप देखो कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, पूरे देश में इतना बड़ा उसे इतना कर दिया बहुत ज़्यादा कि पूरा देश जो है हिंदू मुस्लिम पे, जब 2014 में चुनाव हुआ तो यही दंगा चलता रहा। हालांकि अब 11 साल बाद शांति। अब यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि वो जो 11 साल पहले घटना हुई थी लोग उसे भूल भी गए, लेकिन कुछ लोग हैं तो कोई लगातार याद दिलाते हैं। ये जो पोलराइजेशन है जो उस समय आप कह रहे हैं कि भाई 14 के बाद बहुत तेज हुआ, तो क्या ये पोलराइजेशन अब इन उपचुनावों में होगा यहाँ? मुझे लगता है डॉक्टर साहब, चूँकि भाजपा के लोग तो वो कैसे मानेंगे, लेकिन ये सीट तो भाजपा के खाते में नहीं है गठबंधन में, ये आरएलडी के खाते में है। लेकिन ऐसा गठबंधन है भाजपा का, भाजपा के जो और दंगे के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था ये माना गया कि आरएलडी को हुआ। खुद चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए, जयंत चौधरी चुनाव हार गए, बीजेपी की ऐसी लहर चली इस पूरी बेल्ट में कि सारी सीटों को उन्होंने कब्जा लिया, और ये माना गया कि जो हिंदू मुस्लिम इक्वेशन, जो किसान मुस्लिम इक्वेशन बना था, वो ब्रेक हो गया उससे, इसलिए ये हारे। तो अगर इस चुनाव में ऐसा पोलराइजेशन, अब चूंकि जयंत चौधरी गठबंधन में भाजपा के साथ हैं, और तब चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि जब मुजफ्फरनगर आए वो चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ भाजपा को
दफन करने के लिए आया हूँ। खैर वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन क्या इस वाले चुनाव में आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन होगा, और होगा तो इसके क्या प्रभाव होंगे? डॉक्टर साहब, जो घटना 27 अगस्त को हुई थी, घटना तो वास्तव में बहुत गलत थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और चूँकि इस तरह छेड़छाड़ तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए समाज में, वो तो गलत घटना थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये अलग बात है कि मीरापुर विधानसभा जो सीट है ये रालोद के खाते में है, लेकिन गठबंधन तो बीजेपी से है। और बीजेपी जो लोकल, यहाँ जो लोकल नेता हैं जो उस समय आक्रामक बोल रहे थे, जिन लोगों ने भड़काया भी था लोगों को, वो तो आज भी यही हैं। और जब चुनाव होगा तो प्रचार के लिए वही आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद में ये मैसेज दे दिया कि अगर इस तरह अगर ऐसा करना चाहेंगे कि कवाल की घटना को दोबारा याद दिलाई जाएगी, तो मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर बहुत मतलब सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है बहुत ज़्यादा। लोगों को ये समझ में आ चुका कि दंगा जो है वो अल्टीमेटली नुकसान देता है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन आप देखो वो ना, पोलराइजेशन में तो रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, नहीं और करेगा उसको तो। रिवाइव करने की कोशिशें भी होती हैं बार बार मलिकपुरा, कवाल, ये सब याद दिलाया जाता है। हालांकि बाद में जो सचिन और गौरव का परिवार है उन्होंने भी ये कहा कि इस पूरे दंगे में इस पूरी घटना का इस्तेमाल किया गया, ऐसे बयान उनकी तरफ से भी आए थे। वो तो रियलिटी भी है डॉक्टर साहब। देखो, आप देखो कि जिस तरह यहाँ से लेके और पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में मुजफ्फरनगर घटना को लेकर लगातार रैलियों में बयान दिए जाते थे कि वहाँ ऐसी घटना हुई है। और मुझे लगता है कि घटना हुई है, सचिन और गौरव के साथ सरकार ने इस परिवार को क्या दिया वो सबके सामने, आप उनसे बात करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियाँ बहुत सेकी गई, एक इस पर राजनीतिक लाभ बहुत ज़्यादा उठाया गया। और अब चूँकि चुनाव है, और अभी चूँकि हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव था, हमें ये लग रहा था कि यहाँ भी चुनाव उसके साथ ही होना था। और चुनाव इसलिए क्योंकि याद था कि अगस्त के महीने में घटना हुई थी, और अगस्त में यहाँ अगर चुनाव होता, उपचुनाव, तो भाजपा के जो यहाँ नेता हैं वो फिर ये भी वो हो सकता है कि उस दिन को याद दिलाते और वहाँ इकट्ठा भी होते, प्रयास भी लेकिन करते तब इकट्ठा से होने अब का। तक तो इक्वेशंस भी बहुत बदल चुके हैं ना। 2014 और 19 में लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती है, और बिजनौर में भी, बिजनौर में 14 में जीतती है, 19 में भारतेंदु हार जाते हैं बीजेपी के, मलूक नागर बीएसपी के, वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, और बागपत कंटिन्यूअस बीजेपी जीतती है। तो इसी बेल्ट में कैराना में बीजेपी लगातार जीतती है। लेकिन इस बीच में एक उपचुनाव में तबस्सुम हसन हरा देती हैं बीजेपी को, हाँ, कैराना से बीएसपी आरएलडी की के टिकट पे, और उसके बाद फिर बिजनौर से मलूक नागर बीएसपी के टिकट पे हरा देते हैं बीजेपी को। और फिर अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आरएलडी से गठबंधन के बाद भी मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी हार जाती है, केंद्रीय मंत्री समाजवादी पार्टी जीत जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। और संजीव बालियान हार जाते हैं। जो ये माना गया था कि जो दंगा हुआ उसके बाद वो जेल गए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ वो संगीत सोम, सुरेश राणा और संजीव बालियान को हुआ, और वो तीनों हार गए। और अगर दूसरे पक्ष की तरफ देखें तो कादिर राणा भी, फिर कादिर राणा फैमिली की पॉलिटिक्स भी उसके बाद से कभी रिवाइव नहीं हो पाई। हाँ, 2009 में सांसद हुए थे वो 2009 में दंगे के पहले सांसद थे मुजफ्फरनगर से, और राणा फैमिली का इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स में वर्चस्व रहा। शाहनवाज राणा प्रभावशाली स्थिति में रहे, कादिर राणा विधानसभा में भी गए, मोरना से लोकसभा में भी वो गए, हालांकि बसपा के टिकट पे गए थे, और 2009 में यहाँ से वो लोकसभा भी जीत गए थे। लेकिन वो सब हार जाते हैं। जितने भी बड़े चेहरे दोनों तरफ से ऐसे थे कि जो दंगों के दाग थे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस थे कि भाई ये भड़काऊ भाषण दिए इन्होंने जिससे दंगा भड़का, जिन पर रासुका लगी, जो जेल गए, जो नेम्ड हुए, वो सब हार जाते हैं, और नए लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, नए चेहरे आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पुराने चेहरे हैं, वो जो दाग हैं पुराने, वो उनके धुल गए हैं, या उनको और गहरे से दिखा पाएंगे, उन जख्मों को फिर से हरा कर पाएंगे, फिर पोलराइजेशन करेंगे, या चीज़ें उससे, समाज उससे आगे चला गया? आपको क्या लगता है? देखिए सर, एक दशक हो गया इस घटना को, है ना, और एक दशक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे अब लोग, अब से जब ये दंगा हुआ था तब बहुत सारे लोग इतना आगे तक नहीं जानते थे, और उस दंगे की जो चोट खाई उसके बाद सरकारें बनी, सरकारों ने बहुत सारे दावे किए, और हकीकत भी लोगों के सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव आया,
उसमें उन तमाम लोगों ने बहुत बड़ा प्रचार किया, कवाल की घटना का जिक्र किया जब चुनाव हुआ। हमें लगता है कि उसका कोई लाभ तो नहीं मिल पाया। और यहाँ भी अब लग रहा है कि अब चूँकि यहाँ उपचुनाव है मीरापुर विधानसभा में, मुझे लगता है कि जयंत यहाँ चौधरी इसकी कादिर अनुमति राणा ने अपने बेटे की पत्नी सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी से। और सुम्बुल जो है बीएसपी के बड़े नेता मुनकाद अली हैं जो राज्यसभा में उनकी रहे हैं लगातार, उनकी बेटी है सुम्बुल। तो कहीं ना कहीं जैसे आप देखिए मुनव्वर राणा फैमिली से नई जनरेशन में इकरा के फेस को लेकर के वो आ गया है। और इकरा ने बहुत शानदार ढंग से, चूँकि वो एक सॉफ्ट चेहरा है, विनम्र चेहरा है, सौम्य हैं बहुत, तो अपने व्यवहार से उन्होंने ताकत हासिल की। तो क्या ये जो दांव है ये इसीलिए चला कादिर फैमिली ने कि उनका जो चेहरा है वो उतना कारगर नहीं होगा जितना सुम्बुल का फेस होगा? महिला हैं, विनम्र हैं, एमए पास हैं, उनके पिता भी सांसद रहे हैं। डॉक्टर साहब देखो, एक तो ये है कि एक तो ये आपको बात माननी पड़ेगी कि कादिर राणा क्षेत्र में उनका अपना वर्चस्व है, यहीं के रहने वाले हैं, पॉलिटिकल साउंड है और फिर कारोबारी हैं बड़े। दूसरा क्या है, ये भी आपकी बात सही है कि जब वो कवाल का मामला हुआ था तो कहीं ना कहीं कादिर राणा का नाम भी आया था। एक तो उनके बेटे की बहू का जैसा नाम आया है कि वो सपा से चुनाव लड़ेगी, एक तो ये हो गया कि उस पर कोई आरोप नहीं होगा। दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा हमें लगता है चूँकि वो मुनकाद अली की बेटी है, मुनकाद अली बसपा के बड़े नेता हैं, और चूंकि अभी तक यहाँ बसपा ने यूपी के प्रभारी रहे हैं। एक समय में प्रदेश जब बीएसपी की सरकार रहती थी तो वो मुनकाद अली इस इलाके में सेकंड सीएम की सिचुएशन में रहते मानने जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी चूंकि जो 11 साल वाली स्थिति है, कवाल कांड तो इस चुनाव में नहीं चल पाएगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि जयंत चौधरी इसको उठाएंगे भी नहीं, वो मने भी करेंगे उन लोगों से कि जो पुरानी वो है, जो पुराने जख्म हैं उन्हें ना कुरेदा जाए, ऐसा वो कहेंगे भी। उन्हें पता भी है कि अगर, क्योंकि 11 साल में आप देखो कि तमाम ढांचा टूट गया था, किसान सब अलग अलग हो गए थे, किसान संगठन धर्मों में बट गए थे, सब जाके बढ़ गए थे। उसके बाद तो 10 साल जयंत चौधरी जी ने और चौधरी अजीत सिंह जी ने भाईचारा कायम करने की पॉलिटिक्स करी है। अब उसमें अब बहुत सारा अब चीज़ें खड़ी हुई हैं, पुराने घाव सूखे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जयंत चौधरी अनुमति ऐसी दे भाजपा के नेताओं कि कोई इस तरह की बात की जाए हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि जयंत चौधरी का नेचर अलग है, वो अलग नेचर के है, उनको वो कहीं नहीं चाहते कि कभी उनके मंच से कोई हिंदू मुस्लिम की बात। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब जयंत चौधरी इस मोरना विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आएंगे, हालांकि अभी उनके प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है, इस पे हम अलग से वीडियो करेंगे कि उनके दल में प्रत्याशियों के कौन कौन दावेदार, प्रत्याशी बनने के लिए कौन कौन दावेदार यहाँ पे हैं, और बीएसपी में कौन है, बाकी पार्टियों में कौन है। लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो उनके भाषण का कंटेंट क्या होगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। और उनके मंच पर बीजेपी के कौन कौन से नेता होंगे और उनके भाषण क्या रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। डॉक्टर साहब, जब यहाँ चुनाव था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 2024 का, तो चूँकि ये सीट रालोद के पास थी और यहाँ जयंत चौधरी ने काफ़ी प्रचार किया, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, हम लोग लगातार यहाँ बहुत कवर भी किया है लगातार, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ना तो यहाँ बहुत बड़े नेता बीजेपी के आ पाए, और ये सीट चंदन चौहान मतलब जो रालोद के खाते में जाने की एक वजह ये भी है कि यहाँ जयंत चौधरी एकदम बिल्कुल सभ्य तरीके से उन्होंने अपना प्रचार किया, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। हाँ, ये जरूर बात की जो पुरानी रीति रिवाज है, जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी संस्कृति है, उसका उन्होंने जरूर जिक्र किया कि भाई हम सब एक हैं, और यही वजह रही। और यहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब वो ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। आप देखिए बाग चौहान जीते हैं, वो इसलिए जीते चंदन चौहान क्योंकि जयंत चौधरी के मंच पे बड़े नेता नहीं आए भाजपा के, ऐसे नेता को दूर रखा जयंत चौधरी जी ने, जो आक्रामकता से बोलते हैं और जो लगातार पुरानी बात उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम में बात करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया नहीं। लगातार मैं यहाँ कई रैलियों में आया उनके साथ में, मैंने उनका लगातार भाषण सुना, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही, हमेशा परिवार जोड़ों की बात कही, एकता की बात कही। आपको लगता है कि इस चुनाव में जो कम्युनल पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला है बीजेपी और उसके अलायंस का, वो चलने वाला नहीं है? वो चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं। अगर चलाने का प्रयास किया तो नुकसान होगा। तो अगर चलता है वो, अगर नहीं चलता तो इसका लाभ रालोद गठबंधन को मिलेगा, और अगर ये चलता है तो इसका लाभ जो इंडिया अलायंस है उसे मिलेगा। उसकी एक वजह है राणा जी, डॉक्टर साहब, उसकी वजह यह है कि आप देखो ना कि यहाँ बसपा के अपने अलग उम्मीदवार होंगे, आज़ाद समाज पार्टी के अलग उम्मीदवार होंगे। अगर कहीं ये लगता है कि भाई जो दलित वोट है
वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भाजपा को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसा यहाँ इस बार नहीं होगा। हाँ, इस समय अच्छा मौका ये है यहाँ तो, क्योंकि रालोद का अपना है, जयंत चौधरी को लेकर यहाँ लोकप्रियता है लोगों में, वो लोकप्रिय नेता हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस तरह की बात नहीं करते कि जहाँ समाज, परिवार, राष्ट्र टूटने की बात हो। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यहाँ मीरापुर में ऐसा कोई नेता भी मंच साझा नहीं करेंगे वो, जो इस तरह की बात करे, जो उग्रता लाए। और फिलहाल चुनाव यहाँ, चूँकि सपा ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, बसपा ने भी घोषित कर दिए, जो आज़ाद समाज पार्टी है उसने घोषित कर दिए, और रालोद को अभी घोषित करना है। और मेरे ख्याल में लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में वो भी घोषित कर देंगे। इस पे हम अलग से वीडियो करेंगे कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, क्या इक्वेशन हो सकते हैं, क्या घमासान हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत सूचना मिल सके। हम मीरापुर विधानसभा सीट के ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ फिर आएंगे आपके पास। आज हम मलिकपुरा गांव में घूम रहे हैं, यहीं पर हमने बातचीत आपसे की है। पीछे आप देख भी रहे होंगे, मलिकपुरा का प्राइमरी स्कूल है ये, इसी के कैंपस में खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं हम। धन्यवाद, नमस्कार।